स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज़ में, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे कर रहे हैं। हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करते हैं। ये सीरीज़ जो बच्चे पेपर कर 1 की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। अभी तक इस सीरीज़ में हमने 220 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज 10 मोर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे और आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाया करेगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फेल्स टू इंडिकेट द इंटेंट ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग। ऑप्शन है हमारे पास, पर्पसिव सैम्पलिंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर सिलेक्टिंग केसेस एंड इंडिविजुअल्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। Purposive sampling places the investigator's research question at forefront of sampling considerations. Theoretical saturation is a useful principle for making decisions about sample size. There is considerable disagreement about what is acceptable मिनिमम सैम्पल साइज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए, जो हमारी पर्पसिव सैम्पलिंग होती है वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फेल्स टू इंडिकेट द इंटेंट ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग। तो इसका जो गाइस राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, पर्पसिव सैम्पलिंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर सेलेक्टिंग केसेस एंड इंडिविजुअल्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इट कैन बी यूज, इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर सेलेक्टिंग केसेस एंड इंडिविजुअल्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, spotting gaps in research literature is the chief way of identifying research questions. In this context, spotting gaps refers to identifying under-researched areas. ठीक है, दिस इज द करेक्ट। तो आप पास जिन ऑप्शंस में ए है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। रिकॉग्नाइजिंग द गैप बिटवीन टू रिसर्चर्स बैकग्राउंड। देखिए, कभी भी रिसर्च गैप को फाइंड आउट करते हुए रिसर्चर्स के बैकग्राउंड को टच नहीं करते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 2 ऑप्शन पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन बन जाएगा। देख लीजिए, आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग्स इन द एरिया ऑफ रिसर्च, वेरी करेक्ट। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है उसमें ए एंड सी दोनों दिए हुए हैं। और फिर देखिए फोर्थ ऑप्शन, रिकॉग्नाइजिंग गैप इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्चर्स कलेक्ट डेटा यूजिंग थ्योरेटिकल सैम्पलिंग until theoretical saturation is achieved. This process can be summarized in the following sequence. देखते हैं, सैम्पल theoretically decided, collect data, analyze data, theoretical saturation. General research question, collect data, sample theoretically decided, analyze data, theoretical saturation. Sample theoretically decided, general research question, collect data, theoretical saturation. General research question, sample theoretically decided, कलेक्ट डेटा, एनालाइज डेटा एंड थ्योरेटिकल सैचुरेशन। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली दी हुई हैं। और जनरल रिसर्च क्वेश्चन पहले है, सैम्पल थ्योरेटिकली डिसाइडेड है, देन डेटा कलेक्शन है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा है, देन थ्योरेटिकल सैचुरेशन यानी कि थ्योरी बिल्डिंग, या कह सकती लीजिए कि थ्योरी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का काम होता है। तो इस तरीके से हमारे 5 स्टेप्स हो जाएंगे। इसमें देख लीजिए, सैम्पल थ्योरेटिकली डिसाइडेड, ये तो सही है, करेक्ट है, लेकिन इसमें हमारा जनरल रिसर्च क्वेश्चन मिसिंग है। जनरल रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सैम्पल थ्योरेटिकली डिसाइड हो रहा है इस ऑप्शन में, तो इस वजह से इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखिए, सैम्पल थ्योरेटिकली डिसाइड, जनरल रिसर्च क्वेश्चन कलेक्ट डेटा, लेकिन यहाँ पर हमारा एनालिसिस ऑफ डेटा गायब कर दिया है इस ऑप्शन में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्च स्कॉलर while finally reporting the research results in the form of a thesis acknowledges the support of his or her supervisor in the preface. This will be treated as a sheer formality, needed formality, superfluous act, part of ethicality। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पार्ट ऑफ एथिकलिटी है। A college teacher does research with a view to depict the reality of situations relating to home conditions of students and hostels provided for. Which of the following research format will be helpful? Experimental research, एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, या एथनोग्राफिक रिसर्च। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एथनोग्राफिक रिसर्च, बिकॉज हम जानते हैं
ए टीचर वांट टू डिपिक्ट रियल लाइफ ऑफ कंडीशंस, जिसमें होती है स्टूडेंट्स की होम एनवायरनमेंट, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हॉस्टल लिविंग कंडीशन, विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एज इट एग्जिस्ट, नॉट टेस्टिंग वेरिएबल्स और इंटरवेंशन। सो ये फिट बैठेगा एथनोग्राफिक रिसर्च में, जो फोकस करेगा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस, स्टडिंग पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग्स, या कह सकते हैं कैप्चरिंग कल्चर, रूटीन्स, इंट्रैक्शंस एंड मीनिंग्स, या कह लीजिए कि प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन। बाकी देखिए जो दूसरे ऑप्शन हैं हमारे, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो इट रिक्वायर्स मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल, जो इसमें क्वेश्चन में है नहीं, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम एक फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं, बट यहाँ पे इट लैक्स डीप कल्चरल कंसेप्चुअल इमर्जन, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और जो पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च रहती है, तो ये एक तरीके की टेक्निक है, नॉट ए कंप्लीट रिसर्च फॉर्मेट। और जो हमारी एथनोग्राफी होती है, इट यूजेज पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, तो जिसमें हम कह सकते हैं कि रियलिटी हो, नेचुरल सेटिंग हो, लिव्ड एक्सपीरियंसेस हो, कॉन्टेक्स्ट हो, तो ये एक तरीके की एथनोग्राफिक रिसर्च में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस in which quantitative techniques have been used, the evidence warrants the rejection of null hypothesis, which decision will be appropriate। देखिए जब भी null hypothesis को हम रिजेक्ट करते हैं, तो हमारी hypothesis जो अल्टरनेट वाली होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है। तो देखिए रिएक्टिंग नल हाइपोथेसिस एंड आल्सो द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, नहीं ये नहीं होगा, इनकरेक्ट। रिएक्टिंग नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी देख लीजिए ये नहीं होगा, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द सब्सटेंटिव रिसर्च, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्टिंग द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच करेक्टली द कंट्रीब्यूशन और कंसेप्ट ऑफ कॉलम 2 विद द नेम्स ऑफ थिंकर्स गिवन इन कॉलम 1। तो देखिए हमें इसमें मैच कराना है, तो इसमें देखिए जो सबसे पहला हमारा कार्ल पॉपर दिया हुआ है, कार्ल पॉपर मेथड जो है वो हमारा रिलेटेड है फाल्सिफिकेशन से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी ए हमारा 4 से मैच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप ये दो ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं, अगर आपका एक तो 4 से मैच हो जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो कार्ल पॉपर है ये फाल्सिफिकेशन से क्यों रिलेटेड है, बिकॉज जो पॉपर था, कार्ल पॉपर, इसने रिजेक्ट कर दिया था इंडक्शन को, और आर्ग्यू किया था कि साइंटिफिक थ्योरीज जो होती हैं वो कैन नेवर बी वेरीफाइड, और दे कैन ओनली बी फाल्सिफाइड। हम उनको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, बट दे कैन ओनली बी फाल्सिफाइड। और फिर उसके बाद देखते हैं जो टी एस कुहन जो मेथड है वो किससे रिलेटेड है, तो टी एस कुहन ने पैराडाइम का जो कंसेप्ट है उसको दिया था, तो ये ऑप्शन 3 से मैच हो जाएगा। तो देखिए आप जिसके बाद ए के बाद 4 है, 26 का 3 से मैच है, तो ये पैराडाइम का कंसेप्ट है, ये इन्होंने दिया था, जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में से एक माना जाता है। और फिर उसके बाद पाउल फेराबेंड जो थे, ये अगेंस्ट द मेथड का जो कंसेप्ट है इन्होंने ये दिया था, तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन 2 से मैच हो जाएगा, सी 2 से मैच हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, डी कट जाएगा। तो देखिए जो अगेंस्ट द मेथड है, ये इन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो सिंगल साइंटिफिक मेथड फॉर एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म के लिए, कि मतलब नॉलेज के लिए कोई एक सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं होता है। और जो आपके फ्रांसिस बेकिन साहब थे, बहुत बड़े राइटर थे, एसेइस्ट थे इंग्लिश लिटरेचर के, जो भी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर के हैं वो जानते होंगे। तो इन्होंने जो इंडक्टिव मेथड होता है उसको दिया था, और ये फादर भी कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, या कहते हैं इनको मॉडर्न एम्पिरिसिज्म में। तो ये मैच हो जाएंगे फ्रांसिस बेकन साहब हमारे ऑप्शन 1 थे, तो 4, 3, 2, 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सेट 1 विद सेट 2 क्वेश्चन एंड इंटरव्यूज इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। और फिर उसके बाद है हमारा वैल्यू एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट, ये हमारे पास रेशियो स्केल्स हैं, ऑर्डिनल स्केल्स हैं, इंटरवल स्केल्स हैं एंड नॉमिनल स्केल्स हैं। तो देखिए गाइस जो इसका राइट आंसर होगा हमारा, देख लेते हैं क्या है। देखिए जो क्वेश्चनर्स होते हैं, क्वेश्चनर्स में क्या होता है कि हम नॉमिनल स्केल्स को मेज़र करने की कोशिश करते हैं, सॉरी नॉमिनल नहीं, इंटरवल स्केल्स जो होती हैं उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं यूज़ करने की। और इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में
जो मेजरमेंट स्केल होती है वो होती है रेशियो स्केल। इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हम रेशियो स्केल का यूज़ करते हैं। और एक मिनट, ये ऑप्शन आपके थोड़े से गड़बड़ है, मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए B11 C11 B11, एक मिनट में चेक कर लूँ। तो गाइज मैंने इसके जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे गलत ऑप्शंस आ गए थे तो इसको मैंने दोबारा से रीअरेंज कर दिया है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चनर और इंटरव्यूज़ हैं ये नॉमिनल स्केल पे आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चनर्स होते हैं ज़्यादातर मेनली हम कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स देखें इसके, तो कह सकते हैं जेंडर के लिए, रिलीजन के लिए, या टाइप ऑफ फैमिली, यस और नो टाइप रिस्पॉन्सेज जो होते हैं। तो इसमें हम किसी भी तरीके की रैंकिंग या न्यूमेरिकल डिस्टेंस नहीं देते हैं। तो जो क्वेश्चनर या इंटरव्यूज़ होंगे वो हमारे नॉमिनल स्केल में आ जाएंगे, दैट इज़ ऑप्शन 4। और अगर हम इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो ये हमारे इंटरवल जो स्केल होती है उसमें आएंगे, क्योंकि स्कोर्स कई बार जो है इसमें इक्वल इंटरवल्स पे होते हैं। डिफरेंस जो होता है स्कोर्स में वो काफ़ी मीनिंगफुल रहता है, कोई मतलब ट्रू ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि मतलब किसी की इंटेलिजेंस ज़ीरो नहीं हो सकती ना, मतलब कुछ ना कुछ तो होगी ना, फिर रेशियो में हो सकती है। तो इस तरीके से ये इंटरवल स्केल में आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन 3 से मैच करेगा। सॉरी, ऑप्शन 3 इंटरवल स्केल। फिर उसके बाद जो हमारा एटीट्यूड वैल्यू टेस्ट है, तो ये हमारा ऑर्डिनल स्केल थे, क्योंकि ज़्यादातर हम कॉमनली जब यूज़ करते हैं लिकर टाइप स्केल्स में, तो इसमें क्या होता है कि हम स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, तो इस टाइप की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो इट इंडिकेट्स कह सकते हैं ऑर्डर, रैंकिंग, नॉट प्रिसाइज न्यूमेरिकल डिस्टेंस। तो जो एटीट्यूड या वैल्यूज़ होती हैं, कि कोई एटीट्यूड किसी का ये होता है कि हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि, या इस चीज़ को लेकर के न्यूट्रल हैं, या डिसएग्री हैं, या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, या स्ट्रांगली एग्री करते हैं। तो एक तरीके की रैंकिंग जो होती है वो दिखाता है, ना कि प्रिसाइज न्यूमेरिकल डिस्टेंस को। तो इस तरीके से हमारा जो एटीट्यूड है ये हमारा उससे हो जाएगा, ऑर्डिनल से मैच हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन 2। और फिर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट है, ये रेशियो स्केल में आ जाएगी, क्योंकि कई बार आपकी स्पीड ज़ीरो भी हो सकती है। जैसे हम ना टाइम मेजर टाइम टेकन, जब जितना भी टाइम होता है उसको हम मेजरमेंट उसका करने की कोशिश करते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज हो गए, फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसमें एक तरीके की ट्रू ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है। ज़ीरो स्पीड हो जाएगी, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो रेशियोज़ काफ़ी मीनिंगफुल होते हैं इसमें। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 से मैच हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4321, 4321। तो ये इससे मैच हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें कि जो क्वेश्चनर्स हमारे हैं वो यूज़ किए जाएंगे नॉमिनल स्केल के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन होता है नॉमिनल स्केल में। और जो इंटरवल स्केल होती है उसमें इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड का टेस्ट हो जाता है, क्योंकि कोई ट्रू वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू नहीं होती है, ले कई बार स्कोर्स बराबर होते हैं। एटीट्यूड और वैल्यूज़ में हम ऑर्डिनल स्केल यूज़ करते हैं, जिसमें हम ऑर्डर या रैंकिंग को मेज़र करते हैं, देखते हैं। और स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी में हम रेशियो स्केल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कॉलेज टीचर प्रेजेंट्स ए रिसर्च पेपर इन ए सेमिनार, द रिसर्च पेपर साइट्स डिफरेंसेस while are which are pretty old. This situation will be described as technical lapse, ethical lapse, academic ignorance, inability of updating research source। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो inability of updating research source हो जाएगा गाइस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If data has been recorded using technical media, which among the following is necessary step on the way to its interpretation? Transcription modeling, structural equation modeling, sequential analysis या सैम्पलिंग। तो हमें बताना है इसमें कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा गाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मॉडलिंग 230 का ए। क्योंकि कई बार जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब भी डेटा हमारा रिकॉर्ड किया जाए
तो हम क्या करते हैं कि टेक्निकल मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी फुटेज भी कई बार यूज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, फोकस ग्रुप या ऑब्जर्वेशन बेस्ड। तो दो फर्स्ट एसेंशियल स्टेप होता है बिफोर इंटरप्रिटेशन इज़ टू कन्वर्ट दैट रॉ मीडिया इनटू एनालाइजेबल टेक्सचुअल और सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और कई बार इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन मॉडलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च। बाकी जो हमारे स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है, ये एक तरीके की क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है न्यूमेरिकल डेटा को प्रिपेयर करने में। और जो सीक्वेंशियल एनालिसिस है, इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक पॉसिबल आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन नॉट बिफोर इंटरप्रिटेशन। और बाकी जो सैम्पलिंग है डन बिफोर डेटा कलेक्शन नॉट आफ्टर रिकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारे आज के 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।